आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट किया था, केमिस्ट्री था वो, जिसमें हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन क्या होती है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। वर्ड से पता चल जाएगा लाइफ का मतलब क्या होता है, जिंदगी, जीवन, और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया, कि जीवन की प्रक्रिया हमारी कैसे चलती है। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है। इस चैप्टर में देखो यहाँ पे पिक बनी हुई है जिसमें दिया हुआ है ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, और दूसरे साइड में प्लांट का। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। हमने ह्यूमंस और प्लांट दोनों के रिस्पेक्ट में पढ़ना है कि इनके लाइफ में एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस होता क्या है ना, चलता कैसे है। जैसे कि हम लोगों में लाइफ प्रोसेस कैसे होता है, हम लोग डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को, रिस्पायर कर सांस लेते हैं, खाना पचाते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये सब हमने पढ़ना है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस एग्जैक्टली हम में और प्लांट्स में कैसा होता है। हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा पहला, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जिंदा है और कौन सी जिंदा नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखो जैसे कि अगर आप देख रहे हो एक डॉगी है, वो क्या कर रहा है, बाहर दौड़ रहा है। गाय है, काऊ है, वो क्या कर रही है, चबा रही है घास को। कड का मतलब क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने समझाया कड क्या होता है। कड होता है जब काऊ घास खाती है तो वो पूरा उसको डाइजेस्ट नहीं करती है, वो उसको निगल लेती है ना, अपने स्टमक में बिठा देती है, और जब वो आराम से साइड पे बैठेगी तो वो क्या करेगी, उसी घास को वापस लाती है, और जिस फॉर्म में वो वापस लाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं, ठीक है। और एक इंसान है, वो गलियों में चिल्ला रहा है। ये सब एग्जाम्पल्स जो आपको दी गई हैं, इनको देख के आप बता सकते हो कि वो इंसान जो भी ये काम कर रहा है ना, चाहे वो डॉग कर रहा है, चाहे वो काऊ कर रही है, चाहे वो मैन कर रहा है, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं, उनको देख के हम बता सकते हैं कि ये जिंदा है, क्योंकि इनमें कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है। वेयर एज अगर ये तीनों मतलब डॉग, काऊ, मैन, मैंने इनकी एग्जाम्पल लिया, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, या मान लो ये लोग सो रहे हैं, तो क्या हम इनको बोलेंगे ये जिंदा नहीं है, क्या ये अलाइव नहीं है, हम ऐसे बोल देंगे? इनको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। जैसे हम सोते हैं, क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं, हम रेस्पायर करते हैं। क्या हमारी बॉडी के फंक्शंस बंद हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी फंक्शन कर रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम अलाइव हैं। तो हम क्या सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पे बता सकते हैं कोई अलाइव है कोई नहीं है? नहीं, मूवमेंट के बेसिस पे नहीं बता सकते। देखो अब ऐसा भी होता है कि प्लांट्स जो है वो कोई मूवमेंट करते ही नहीं है ना। प्लांट्स क्या, प्लांट्स जहाँ पे आपने उगाओगे ना, ग्रो करते हो जो प्लांट को आप, छोटा सा प्लांट होता है वो बड़ा बड़ा ट्री बन जाता है। जब आप उसको ग्रो करते हो, क्या वो इधर होता है और पोजीशन थोड़ी देर बाद क्या आपको वो कहीं दूर मिलता है? नहीं, वो जहाँ पे होगा वो वहीं मिलेगा। लेकिन हम कैसे बता सकते हैं वो लाइव है, उसकी ग्रोथ के बेसिस पे। जब आपने लगाया होगा वो छोटा होगा, और थोड़े टाइम बाद वो क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। इसका मतलब ग्रोथ एक फैक्टर है जिससे हम बता सकते हैं कोई चीज़ लिविंग है या नहीं लिविंग है, ठीक है। वैसे एक एग्जाम्पल आ जाती है वायरस की। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, और कुछ बोलते हैं लिविंग है। अब वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है हमें नहीं पता, पर वायरस सेल से भी नहीं मिलकर बना हुआ, पर रेप्लिकेट भी करता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या हुआ, वो दोबारा मतलब एक वायरस थोड़ी ना दुनिया में, बोलते हैं 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक लाइफ है वायरस की, तो क्या वो ख़त्म ही हो जाता है दुनिया से? नहीं, वो और आगे आगे बनता जाता है ना। कहा जाता है कि ह्यूमंस बॉडी में, किसी की बॉडी में भी, नॉट ह्यूमंस, एनिमल्स की भी बॉडी में अगर हम बात करें, उनके शरीर में जब वायरस घुस जाता है तब वो एक्टिव नहीं होता, बाहर वो एक्टिव नहीं होता। जब वो ह्यूमंस की बॉडी में घुस जाएगा, जब वो एनिमल की बॉडी में घुस जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। मतलब तब वो पूरा एक्टिव हो जाता है, अपनी कुछ फीचर्स दिखाने शुरू हो जाता है। वरना उसका एक ही फीचर है कि वो रेप्लिकेट होता जाता है, मतलब आगे अपनी ऑर्गेनिज्म को बढ़ाता है। सिंगल सेल है, दिखता तो वो है नहीं, कहा जाता है कि वो सेल भी नहीं है। तो देखो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनको देखकर आप ये भी नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, हम किसका पढ़ेंगे, प्लांट्स का और ह्यूमंस का, ठीक है। तो इनका ईजी है पता करना कि ये सच में ग्रो कैसे कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया वगैरह के। लेकिन हैं क्या, ये सभी अलाइव हैं, सब के सब क्या है, जिंदा है। अब बात करेंगे आगे, जिसमें हमने पढ़ना है लाइफ प्रोसेस एग्जैक्ट होता क्या है, जीवन की प्रक्रिया क्या होती है। देखो, द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसे प्रोसेसेस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं
हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ऑल द प्रोसेसेस विच वर्क टुगेदर टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। और ये सारे जो आगे अभी हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है। जैसे कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। एक ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है, इसका मतलब क्या, वो जिंदा है तभी तो वो खाना खाएगा, है ना। अब आप चेयर टेबल को खाना खिला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। बात करेंगे रेस्पायरेशन, सांस लेना। तो रेस्पायरेशन का मतलब क्या हो, जो फूड आप खा रहे हो उसको यूटिलाइज कर रही है आपकी बॉडी, मतलब यूज़ कर रही है आपकी बॉडी, और उसके बाद क्या रिलीज कर रही है, एनर्जी। ठीक है, जैसे आपको पता है जब आप फूड इनटेक कर रहे हो, है ना, ग्लूकोज सॉरी स्टार्च जो है आपका, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। तो देखा जाए ये सारा किसके प्रोसेस में होता है, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में होता है। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जो आपने खाना खाया उससे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, हमारे बॉडी में ब्लड लेता है ना न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ब्लड क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा खाने से और फिर सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आ जाता है एक्सक्रीशन। जो आपने खाना खाया होगा उससे न्यूट्रिएंट्स बॉडी ले लेगी, जो वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, जो बेकार का खाना जो आपकी बॉडी को चाहिए ही नहीं, ठीक है, उसको बाहर तो निकालना है। खाने को छोड़कर अगर आप यूरिन की बात करो, ठीक है, आपका जो टॉयलेट होता है वो भी आपका वेस्ट है। उसमें क्या क्या होता है, देखो उसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये हार्मफुल वेस्ट होते हैं। अगर आप इनको बॉडी से नहीं निकालोगे तो ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा उसका यूरिक एसिड बढ़ गया है बॉडी में, है ना, उसको यूरिया हो गया है। तो ये क्या होते हैं, हार्मफुल टॉक्सिक होते हैं जिनको हमारी बॉडी से रिमूव करना टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है। तो मैंने बता दिया न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। रेस्पायरेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, एनर्जी रिलीज हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करना और बॉडी के सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स को भेज देना। और लास्ट आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, जो हमने फूड इनटेक किया होता है लास्ट में उसका बाय प्रोडक्ट जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। वो यूरिन भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे जिसमें आ जाते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा तो स्टार्ट जो फर्स्ट था वो क्या था, न्यूट्रिशन ही था, फूड का इनटेक करना। ठीक है, खाना फूड को उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम न्यूट्रिशन से करेंगे। और न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाने को लेता है, उसको यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है और एनर्जी को बाहर निकाल देता है। अब मुझे बताओ हम लोग खाना क्यों खाते हैं, हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना वो सारी की सारी मेंटेन रहें। क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारी बॉडी में। इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाने को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है और बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखो न्यूट्रिशन तो खाने का लेना हुआ, लेकिन खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये तो आपने वर्ड सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके फूड, जो आप फूड इनटेक करते हो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है आपकी बॉडी। ठीक है, ले लेती है, ब्लड में पहुंचा देती है और फिर ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है और पूरी बॉडी को ये सब मिल जाते हैं। क्लियर, ओके। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका 2 टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज योर हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। और हेटेरोट्रॉप क्या होते हैं, जो खुद नहीं बना सकते और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, अपना खाने के लिए। जैसे कि हम लोग हैं, अब आप बोलोगे कि ठीक है हम लोग तो किचन में जाके खुद ही खाना बनाते हैं, लेकिन हम लोग खाना भी तो रेडीमेड बाहर से लाते हैं ना, फिर जाकर हम उसको किचन में पकाते हैं। लेकिन जहाँ से लाते हैं, जैसे कि आप क्या करोगे, आटा ले आओगे, चावल ले आओगे, ये सब कौन दे रहा है आपको, प्लांट्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप किस पर डिपेंड हो, प्लांट्स पर डिपेंड हो अपने खाने के लिए, आप अपना खाना खुद नहीं बना रहे हो। क्लियर, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो, mode of nutrition in which organism make their food from simple substances are called autotrophic। autotrophic वो mode of nutrition है जिसमें organism अपना खाना बनाता है लेकिन सिंपल चीज़ों को लेके। जैसे हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे प्लांट्स दी हुई है। प्लांट्स अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ सिंपल सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। जैसे कि
उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हम लोग देते हैं उनको, है ना। उनको वाटर चाहिए जो हम उनको रूट्स में हम ग्राउंड में तो देते हैं ना, ऊपर थोड़ी ना फेंकते हैं पौधों के पानी, ग्राउंड में देते हैं, उनके रूट्स के थ्रू वो पानी भी ले लेते हैं। और सनलाइट तो उनको मिलती ही है बाहर से, है ना। और साथ ही साथ क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होती है पहले से ही, तो वो अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं आराम से। लेकिन हम लोग अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम लोग इन पे डिपेंड होते हैं, इन पे ही डिपेंड होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। हम लोग ये प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें ले लो, एनिमल्स आते हैं, हम लोग भी आते हैं, क्लियर। अब आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, ठीक है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन का मतलब प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, अपना खाना खुद बना के। वो प्रोसेस क्या है आपको पता है, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ, उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक फूड, ठीक है, टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम लाइट। लाइट से अपना खाना बनाना इज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना बनता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लीव्स। खाना कहाँ बनता है, प्लांट में, ये तो आपको पता ही है। प्लांट में कहाँ बनता है, प्लांट के कौन से पार्ट में खाना बनता है, लीफ में, पत्तों में खाना बनता है, ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन उसको खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो मैंने भी आपको पीछे बताया क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है उसको रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल होता है कच्चा सामान, ठीक है, जिससे वो बिल्कुल पका पकाया खाना बना देगा। देखो जो कार्बन का एंड प्रोडक्ट होता है, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, हम स्टार्च बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वो हम मतलब वो उसका खाना होता है, जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारा खाना होता है, ठीक है। आगे तुम पढ़ोगे ये रिएक्शन रिवर्स कैसे हो रही है, वो हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूज़ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं। आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो, ऑक्सीजन लेते हो अपनी सांस में, जब सांस लेते हो क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, लेकिन जब छोड़ते हो तो क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, प्लांट्स वो ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, प्लस उनको वाटर चाहिए। वाटर वो कहाँ से लेंगे, रूट से लेंगे। सनलाइट उनको डायरेक्ट मिल जाती है। क्लोरोफिल उनके अंदर पिगमेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। और ये सब बना के, इन सबको मिला के कंपाउंड जो बन रहा है वो बन रहा है ये, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं, या फिर आप इसको स्टार्च भी बोल सकते हो। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स, क्या दे रहे हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6 प्लस O2 एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। और वो ऑक्सीजन कौन यूज़ कर लेता है, हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्लियर। इसके बाद आ जाता है इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो पहली चीज़ क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने आपको भी कहा था क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होती है जो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करती है, सारी की सारी लाइट एनर्जी जो प्लांट को चाहिए होती है खाना बनाने के लिए वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो ले लेती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो इसकी वजह से क्या होता है, आगे जो लाइट एनर्जी जो ऊपर ली थी, किसने ली थी, क्लोरोफिल ने ली थी, उसको वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। क्योंकि आपको पता है जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, केमिकली होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल था वो किस में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तभी तो आपको लास्ट में जो कंपाउंड मिल रहा है वो अलग मिल रहा है ना, C6H12O6, क्लियर। थर्ड आ जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड सब मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, वाटर टूटेगा, हाइड्रोजन अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया। लेकिन लास्ट में बोला है रिडक्शन टू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने CO2 ली थी, है ना, आपने नहीं प्लांट्स ने, ठीक है। तो जो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी अपना खाना बनाने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रही है लास्ट में किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको पता ही है क्या है, C6H12O6, ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं किस टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया क्लोरोप्लास्ट जो है ये छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट सेल में पाई जाती हैं। वही मतलब क्या, किस में पाई जाती हैं, उनके लीव्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, ले लेता है सारी की सारी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लीव्स में, मतलब लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और ये पोर्स ही हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने में और ऑक्सीजन को बाहर जाने में, ठीक है। किसके, लेकिन किसके, प्लांट सेल में
जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ओके। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लिए जाते हैं? मैंने भी आपको बताया था, हम पानी देते हैं और पानी वाटर जो है वो कहाँ से दिया जाता है? हम ग्राउंड में देते हैं और एब्जॉर्ब कौन करता है उसको? ले कौन लेता है? प्लांट तक, लीफ तक कौन पहुँचाता है? वो रूट्स पहुँचाती हैं उसको। क्लियर? अब यहाँ पर देखो स्टोमेटा की पिक्चर है। स्टोमेटा में एक दिया हुआ है सिचुएशन 1, दूसरी दी है सिचुएशन 2। जो सिचुएशन 1 है उसमें क्या किया, ध्यान से देखो, जो आपका गार्ड सेल है जो प्रोटेक्ट करता है आपके स्टोमेटा को। क्लियर? देखो यहाँ पे ये रहा गार्ड सेल, इसे बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये क्या करता है, आपके पोर को खोलता, मतलब जो पोर है वो सराउंडेड है इससे। ठीक है, ये जब गार्ड सेल खुलेगा तो पोर खुल जाएगा, गार्ड सेल बंद होगा तो पोर बंद रहेगा। गार्ड सेल जो है ये खुलेगा कब? देखो ये तब खुलेगा जब ये इसमें पानी होगा, पानी की वजह से ये थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और ये क्या करता है, पोर को खोल देता है। जैसे इसमें से पानी निकल जाएगा ये श्रिंक हो जाएगा और पोर आपका बंद हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हम लोग हेटेरोट्रॉप में आते हैं ना, होलोजोइक हैं, हम हेटेरोट्रॉप में आते हैं, इसका मतलब हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। और जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। क्लियर? अब हेटेरोट्रॉप भी आगे क्लासीफाई किया गया, मतलब बांटा गया है। किस तरीके से? क्योंकि हर किसी का खाना लेने का तरीका, खाना खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सैप्रोफिटिक की, स्टार्ट करेंगे सैप्रोफिटिक की। तो सैप्रोफिटिक क्या है? देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड एंड डिकेइंग, जो मर गया होता है, गल गया होता है, उनसे जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, बैक्टीरिया, फंजाई। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ब्रेड आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखोगे, उस पर फंगस लग जाती है। क्लियर? तो वही है सैप्रोफिटिक। ब्रेड कोई लिविंग है, डेड डिकेइंग तो है वो, है ना, तो उसके ऊपर क्या आएगा? बैक्टीरिया या फंजाई, कोई भी एक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा? अपना खाना बना देगा। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है पैरासिटिक की। पैरासिटिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है लेकिन उसको बिना मारे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मॉस्किटो की। मच्छर है, वो क्या करता है? आपका खून चूसता है, सक करता है, ठीक है, लेकिन क्या वो आपको मार देता है? नहीं मारता। इसका मतलब मॉस्किटो किस में आ जाता है? पैरासिटिक में। ठीक है, टेपवर्म एग्जाम्पल है, कसकटा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, लेकिन ये उसको खा ही लेते हैं, मतलब मार ही देते हैं। क्लियर? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स क्या किए जाते हैं? इंसेक्ट से लिए जाते हैं उसको मार के। ठीक है, और इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या हुआ? इंसेक्ट ईटिंग, जो इंसेक्ट को खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें पिक्चर प्लांट ले लो, ब्लैडर वॉट ले लो। लास्ट आ जाता है होलोजोइक में कौन बिलोंग करता है? हम लोग बिलोंग करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन। हम लोगों में क्या होता है? इंजेशन, खाना खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एसिमिलेशन करते हैं, फिर एक्सक्रीशन करते हैं। तो जो भी ये प्रोसेस मैंने बोले, ये सिर्फ किस में होते हैं? हम लोगों में, मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस में होते हैं। इसीलिए हम किसके अंदर आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गई हूँ। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में जो हमने एग्जाम्पल्स देखी थी उनकी पिक्चर्स से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली होता है क्या। देखो ध्यान से, जो सैप्रोफिटिक मैंने बताए थे, जैसे मैंने ब्रेड की एग्जाम्पल दी थी, तो ब्रेड पे देखो फंगस लगी हुई है, फंजाई जिसे बोलते हैं। ये देखो खराब हो गई है, डेड डिकेइंग मैटर था, इसने अपना न्यूट्रिएंट्स इससे ले लिया। अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक की, पैरासिटिक किसी को मारता नहीं है, बस दूसरों से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। देखो ये जो एक प्लांट है, इसके ऊपर ग्रीन कलर की बेल जिसको बोलते हैं ना, पूरी कवर हुई है। ठीक है, तो ये जो कवर हुई है ये किसके अंदर आती है? इसी की ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या करती है? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट से ले लेती है। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारी क्या है? वही बेल है जिसे हम कसकटा बोलते हैं। लास्ट आ जाता है इसमें पिक्चर प्लांट होता है। ध्यान से देखो, इसके लीव जो हैं थोड़े से मॉडिफाई होते हैं। ये क्या करते हैं? इनके फ्लैप, ऐसा फ्लैप होता है। ठीक है, तो जैसे इनको पता चलेगा इंसेक्ट आ रहे हैं, ये अपना फ्लैप खोलेंगे। जैसे जो इसका जो थोड़ा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड है। तो जैसे इंसेक्ट आएगा, ये अंदर से स्लिपरी जूस को स्क्रीट करता है और इंसेक्ट को कैप्चर करके ये ऊपर से फ्लैप बंद हो जाता है और अंदर जूसेस स्क्रीट होकर उसको मारकर ये उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अभी हमने पढ़ा प्लांट्स में, अब हम अमीबा में पढ़ेंगे। तो पिक्चर देख लो पहले इसकी ध्यान से। ये अमीबा की पिक्चर है, ये देखो ध्यान से देखो, रेड कलर का, ये इसका क्या है? फूड है। अब इसको पता है इसका फूड इसके पास है, अब ये लेगा कैसे इसको? देखो ध्यान से, ये क्या करेगा? अपने सूडोपोडियम, ठीक है, इनको बढ़ा देगा।
ये देखो, ये पहले थे यहाँ पे सूडोपोडिया दिख रहे हैं आपको, यहाँ वाली पिक्चर में सूडोपोडिया दिख ही नहीं रहे, लेकिन सेकंड पिक्चर में इसने सूडोपोडिया को बढ़ा दिया आगे, खाने को ट्रैप कर दिया, सूडोपोडिया बंद हो गया और खाना देखो लास्ट वाले में खाना तो अंदर ही आ गया। तो ये इनका प्रोसीजर है, खाने को देखेंगे, सूडोपोडिया को आगे बढ़ाएंगे, उसको सूडोपोडिया को लास्ट में कवर कर देंगे, खाना बीच में ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। आपने देखा होगा अमीबा जो है वो सिंगल सेल, माइक्रोस्कोप से दिखेगा आपको, ऐसा नहीं दिखेगा, सिंगल सेल है पर, और पाया कहाँ जाता है, तालाब वगैरह में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म। अभी आपको पता होगा, अगर ये आप मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, तो अमीबा के पास क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, बोलते हैं, आपने पिछली 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल का स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसी के अंदर ये है डेंस न्यूक्लियस। डेंस का मतलब होता है घना न्यूक्लियस। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियस बोला गया है, और साथ ही साथ ऊपर वाले को क्या बोला गया है, उसको बोला गया है मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इसे बोला गया है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, और इसके पास जितना भी ये वेकेंट जिसमें मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, अमीबा का अंदर का। ठीक है, इट पुशेस आउट वन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आपको पता है, मैंने कहा ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आगे बढ़ाता है, जैसे ये देख लेता है कि खाना आ गई, ये अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसको अंदर खींचने के लिए। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, और साथ ही साथ उसको फॉल्स फीड भी बोलते हैं। देखो, जिसके भी दो दो नाम होते हैं वो दोनों नाम याद रखा करो, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन दूसरे नाम से भी आपको राइज हो सकता है। क्लियर, और ये क्यों होता है, सूडोपोडिया को क्यों बढ़ाता है, ताकि इसको अपने खाने को कैप्चर करना होता है, और अगर मूवमेंट करनी है, पता है फुट दूर है तो जाएगा कैसे वहां तक, मूवमेंट में भी उसकी हेल्प करता है। क्लियर, पिक्चर आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हम लोगों में न्यूट्रिशन कैसा होता है, हम लोग खाना कैसे खाते हैं। देखो, फूड passes थ्रू अ continuous canal called alimentary canal which is long tube starting in mouth and ending in the anus। ठीक है, हमें आप सबको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ा है, आपके माउथ से लेके एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल होती है। ठीक है, जो कितने मीटर लंबी होती है, 9 मीटर लॉन्ग होती है। क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कितने मीटर लॉन्ग होती है एलिमेंट्री कैनाल आपकी, एलिमेंट्री कैनाल आपकी 9 मीटर जो है लॉन्ग है। क्लियर, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ होती है, एनस पे। अब देखो, इसके कंपार्टमेंट बनाई गया, मतलब इसको डिवाइड किया गया, माउथ से स्टार्ट है, एनस पे ख़त्म है, लेकिन बीच में पार्ट्स भी होंगे। तो जो हम खाना खा रहे हैं, पहले किसके पास जाएगा, दूसरे के किसके पास जाएगा, फिर तीसरा क्या काम करेगा उस पर, फोर्थ वन क्या करेगा। ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि फूड जो हम खाते हैं एग्जैक्टली जैसा निकलता है, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कि खाना एग्जैक्टली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता कैसे है। तो स्टार्ट करेंगे माउथ से, फिर उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, फूड पाइप। फूड पाइप को हम और भी क्या बोलते हैं, एसोफेगस भी बोलते हैं। फिर क्या आएगा, स्टमक, पेट आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतड़ी, ठीक है, आंत बोलते हैं जिसको हम, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारे जो पार्ट्स हैं जिसमें डिवाइड की गई है एलिमेंट्री कैनाल को, हम इसके बारे में क्या करेंगे, वन वन करके पढ़ेंगे। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ क्या है, मुंह, ये तो आपको पता ही है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हमारे मुंह से खाना क्या करता है, अंदर चले जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जब हमारी बॉडी में खाना जा रहा होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। खाने को लेना है, इज कॉल्ड इंजेशन। द टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड्स एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। आपके टीथ जो होते हैं, आपको पता है, आपके जब भी आप खाना खाते हो, ऐसा थोड़ी ना खाना डाला और अंदर डाल दिए सीधे, नहीं, उसको आप क्या करते हो, चबाते हो। और चबाते कैसे हो, टीथ की वजह से। आपके दांत हैं, आप दांतों से ही खाने को चबाते हो, और क्या होता है, जो बड़े बड़े पीसेज आपने खाने के लिए होते हैं, आप उसको क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हो, ताकि आपकी जो पाइप है, फूड पाइप है, उससे वो आराम से निकल जाए। कभी कभार क्या होता है, अगर आपने अच्छे से चबाया नहीं होगा तो खाना आपका यहाँ पे ऐसा लगता है अटक रहा है, जा नहीं रहा ना, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप अच्छे से उसको चबाते नहीं हो। तो खाने को हमेशा अच्छे से चबाना ज़रूरी होता है। क्लियर, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। जो आप खाने को चबाते हो, इस चबाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं। क्लियर, इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो, अब टीथ जो हैं, आपके जो दांत हैं, जो बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके टीथ कम होते हैं एज कम्पेयर टू यंगर वन। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके मिल्की टीथ होते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी बोलते हैं बच्चों के। ठीक है, लेकिन टाइम आने पे क्या होता है, वो क्या हो जाता है, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा कितने साल का हो जाता है, 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं, इनके दांत थोड़ी देर में टूटना शुरू कर देते हैं, और बाद में उसके बाद जो टीथ निकलते हैं वो कौन से टीथ हो जाते हैं, परमानेंट। मतलब वो जब एक बार टूट गए तो उसके बाद वो दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। क्लियर, नेक्स्ट आ जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, देखो,
हमारे माउथ में जो है क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिसको आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं बिना थूक के। सलाइवा को थूक बोलते हैं, ठीक है। इसके बिना मुश्किल हो जाएगा आपके खाने को अंदर लेना, क्योंकि ऐसे वो ड्राई रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा वेट कौन करता है, हमारी सलाइवा करती है। अब ध्यान से सुनो, आपकी सलाइवा में क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो आपने खाना खाया होता है, कॉम्प्लेक्स होता है आपका खाना, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया होता है, सिंपल, आपने कार्बन ऑक्सीजन लेके खाना नहीं बनाया प्लांट्स की तरह, आपने उनका जो बाय प्रोडक्ट था वो खाया है, जिसको क्या बोलते हैं, C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्या होता है, जब ये खाना आपके शुगर के मतलब आपके सलाइवा के साथ, ठीक है, जब ये सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो ये क्या दे देता है, आपको शुगर दे देता है। क्लियर। जब ये कंपाउंड इन द सेंस जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, जब भी ये सलाइवा के साथ आपके मिक्स होगा तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स को किस में ब्रेक कर देगा, शुगर में ब्रेक करेगा, ठीक है। जो आप ये स्टार्च खाते हो इसकी चेन्स होती हैं, पॉलीसेक्राइड, ये भी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए याद करो, ये पॉलीसेक्राइड्स की चेन होती है, जब ये सलाइवा के साथ मिक्स होता है ना आपका स्टार्च, तो ये क्या कर देता है, ग्लूकोज में छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाता है। अब कभी आपने देखा होगा, जब आप बीमार होते हो या कभी आप ग्लूकोज ज़्यादा पीते हो, ORS पीते हो, तो आपको इंस्टेंट थोड़ी सी एनर्जी फील होने लगती है। आपको कहा जाता है कि लिक्विड पियो, जल्दी असर करेगा, है ना। बीमार होते हैं उसको लिक्विड ज़्यादा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि डाइजेशन पावर तब स्लो होती है हमारी, है ना, डाइजेस्ट इतनी फास्ट नहीं कर रही होती हमारी बॉडी फूड को। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा फूड हम खाते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। वेराज अगर आप बीमार वाला खाना को कंपेयर करोगे इस खाने के साथ, तो वो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर। उसके बाद हम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो पढ़ लिया हमने सलाइवा का क्या काम है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है द टंग। टंग का क्या काम है, देखो आपको फूड को यहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, अंदर लेके जाना है, वो टंग मूवमेंट करती है आपके फूड की, ठीक है। द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मसल से ही बनी है, हड्डी तो इसमें कोई है नहीं, बोन तो है नहीं। अटैच एट द फ्लोर ऑफ द माउथ, यहाँ से जॉइंट है, अंदर से जॉइंट है ना आपके माउथ के, टंग जो है। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग बाय पुशिंग द फूड टुवर्ड्स द टीथ, ये क्या करती है, आपके खाने को इधर उधर भेजने में पूरी हेल्प करती है। और लास्ट में जब सलाइवा के साथ मिक्स होना होता है, तब भी आप टंग का क्या करते हो, यूज़ करते हो उसको मिक्स करने के लिए। और ये सारा काम किसका है, टंग का। इसका मतलब टंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्लियर। इसके बाद आ जाता है, देखो आपके माउथ में टीथ की बात की गई है, ठीक है। आपको पता है आपके पास 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि इनके काम क्या क्या है। देखो इंसीजर की बात करें, जो ये वाले टीथ होते हैं आपके, ठीक है। इंसीजर का क्या मतलब है, आपके जो फूड है उसको बाइट, ठीक है, बाइटिंग द फूड, खाने को बाइट करने में वो हेल्प करते हैं। और नंबर कितना है इसका, 8 होता है, ठीक है। हमारे माउथ में 8 इंसीजर होते हैं। अब बात करते हैं अगर किसकी, केनाइन की, ठीक है, ये रहे आपके केनाइन। तो केनाइन कितने होते हैं, केनाइन होते हैं 4, ठीक है। हेल्प किस में करते हैं, वियरिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड। क्लियर। फिर बात करते हैं मोलर एंड प्री मोलर की। प्री मोलर कितने हैं आपके माउथ में, प्री मोलर कितने हैं, 8 हैं। और उसके बाद मोलर्स कितने हैं, ये भी 8 है। दोनों का काम क्या है, ये ग्राइंड और क्रश, ग्राइंड जैसे मिक्सी में ग्राइंड करते हो ना आप चीज़ों को, वैसे आपकी फूड को ग्राइंड कौन करता है, आपके प्री मोलर्स और मोलर्स करते हैं। क्लियर। इसके बाद ये नंबर ऑफ टीथ कितने हो रहे हैं, अगर आप इनको पूरा टोटल करोगे, 8 से 24, 24 4 28, तो ये टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 28 आपके माउथ में। लेकिन आपने सुना होगा आपके टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो जो रिमेनिंग 4 हैं, जो 4 बच गए हैं, वो आपके कौन से हैं, विजडम टीथ हैं। क्लियर। जिसको अक्ल की दाढ़ बोलते हैं ना, ठीक है, वो क्या है, विजडम टीथ हैं, ठीक है। विजडम टीथ क्या होता है, लास्ट में होते हैं, वो जो 18 से 20 साल के ऊपर ही बच्चों को खास कर आते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो माउथ है वो उतना डेवलप हो गया होता है कि वो उनको ग्रो कर सके। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे माउथ का काम तो हो गया, उसने क्या किया, हमारा फूड जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, जिसे हमने स्टार्च बोला था या कार्बोहाइड्रेट बोला, उसको क्या किया, हमारे सलाइवा के साथ मिक्स किया और शुगर में ब्रेक कर दिया। लेकिन आपको पता है वो खाना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो खाना भी पूरे प्रॉपरली ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। अभी उसमें से प्रोटीन्स लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, फैट्स लेने हैं हमें, ठीक है, कितना कुछ लेना है अभी। तो ये काम आगे जाके हमारे नेक्स्ट जो पार्ट्स के पास ये आते जाएंगे, खाना आता जाएगा, ये उसको क्या करते जाएंगे, पार्शली, फिर लास्ट में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा खाना। तो सेकंड फेसिस में आ जाता है असोफेगस। अगर असोफेगस क्या करती है, देखो ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ से जो आपकी पाइप है इसे हम क्या बोलते हैं, असोफेगस बोलते हैं। द टंग रोल्स स्ट्रेट इनटू द बॉल एंड पुशेस इट द शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स। देखो पहले जो है फेरिंग्स पे जाता है, डायरेक्ट असोफेगस में नहीं जाता, क्योंकि असोफेगस यहाँ पे है। अगर माउथ में यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे क्या होता है, फेरिंग्स होता है, ठीक है। फ्रॉम द फेरिंग्स द फूड गोज इनटू लॉन्ग ट्यूब, उसके बाद ही क्या आती है हमारी
ओसोफेगस आती है जो एक लंबी सी ट्यूब है। काम इसका कुछ नहीं है, बस यहाँ से खाना नीचे जाता है, किसी की डाइजेशन नहीं करता है, सिर्फ स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है। क्लियर? फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू द विंड पाइप बाय अ स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। देखो, आपको मैंने यहाँ बताया था पिछली क्लासेस में कि क्या होता है हमारा जो, जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना क्या होता है, हमारी फूड पाइप भी है और साथ ही साथ विंड पाइप भी है। अब खाना विंड पाइप में चले जाए तो क्या करते हैं, कैपिग्लॉटिस होती है जो उसको कवर कर देती है, तो खाने को इधर भेज देती है। जब सांस लेना होता है तब तो सांस नॉर्मल ले ही रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बात बड़ी करते हो, खाना खाते टाइम बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बोला जाता है ना ऐसा। कभी कभार आप बात ज़्यादा करते हो, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी विंड पाइप बंद नहीं हो पाती और खाना आपका वहाँ चले जाता है ना। और आपको हिचकी बोल सकते हैं, या आपको खांसी आ जाती है, इसे सुरुंड भी कहते हैं, कभी आपकी अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे। ठीक है, तो ये इसलिए कहा जाता है कि बात करते, खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना आपका विंड पाइप में चला जाता है। तो जो उसको कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्लियर? एवरी टाइम वी स्वेलो द एपिग्लॉटिस क्लोज द विंडो, विंड पाइप। जैसे भी जिस टाइम भी आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी खा रहे हो, ये क्या करती है, आपकी विंड पाइप को बंद कर देती है। When it forgets to time to movement, अगर ये बंद करना उसको भूल जाएगी, फूड और वाटर एंटर्स द विंड पाइप एंड वी चोक। ठीक है, तो खाना कहाँ चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसको वो बंद कर रही थी वो बंद ही नहीं होगी, तो खाना कहाँ हो जाएगा, चला जाएगा विंड पाइप में और हमें चोक लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद है द पैसेज ऑफ फूड बैक इनटू द बक्कल कैविटी। देखो, कभी कभार क्या होता है, आपने खाना खाया होता है और वो वापस आ जाता है, वॉमिट नहीं बोलेंगे उसे हम। ठीक है, जब आपने खाना यहाँ से खा रहे हो और उसी टाइम वापस आ जाए आपका खाना, उसे हम क्या बोलेंगे, रिगुलेशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है स्टमक। एसोफेगस का काम हो गया, अब आ जाते हैं स्टमक पे। स्टमक क्या करेगा, देखो स्टमक के बारे में आपने पहले भी पढ़ा, ये सब आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा, बस फ़र्क इतना है, थोड़ा सा इवैल्यूएट करके इस यहाँ पे आपको दिया है। तो स्टमक क्या करता है, जो खाना आपका एसोफेगस से आया वो स्टमक के पास आ गया, तो फूड ट्रेवल डाउन द एसोफेगस टू द स्टमक विच इज़ जे शेप्ड एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। वाइडेस्ट पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, स्टमक में थोड़ी सी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। देखो, इसकी जो इनर वॉल है स्टमक की, ठीक है, अगर ये आप स्टमक मान लो, तो जो स्टमक की इनर वॉल होती है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है पर समझने के लिए बनाया है, थोड़ा सा देख लो। तो जो स्टमक होता है, जो उसकी इनर वॉल होती है, ये क्या करती है, स्क्रीट करती है कुछ। अब स्क्रीट तो करेगी, क्योंकि खाना आया उसको डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए स्क्रीशन भी ज़रूरी है। अब स्क्रीशन करता मतलब क्या क्या स्क्रीट करता है जो स्टमक है हमारा, HCl स्क्रीट करता है, म्यूकस स्क्रीट करता है और डाइजेस्टिव जूसेस स्क्रीट करता है। देखो, HCl सबसे पहले स्क्रीट हो जाता है, क्यों, क्योंकि HCl जो है वो एसिडिक होता है और जो हमने खाना खाया होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो एसिडिक उस पर रिएक्ट करता है खाने पे न्यूट्रल करने के लिए। साथ ही साथ हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होती है, उसको एक्टिवेट कौन करता है, यही HCl करता है। इसका मतलब जब HCl स्क्रीट होगा उसके बाद ही पेप्सिन एंजाइम जो है एक्टिवेट होगी। क्लियर? साथ ही साथ जो HCl है ये क्या करता है, हमारी फूड में जो हम खाना खाते हैं उसमें कभी कभार बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं ना हर बार बिल्कुल अच्छा खाना खाओ, कभी कभार बैक्टीरिया भी घुस जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, उसको मारने में हमारा HCl जो है क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, बोलोगे म्यूकस क्या करता है, देखो म्यूकस क्या करता है, जो आपके HCl स्क्रीट हो रहा है, देखो HCl तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर आपके स्टमक में वो रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब वो आपके स्टमक को हार्म भी कर रहा होगा, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए नेचर में पहले ही क्या बना हुआ, हमारी बॉडी में लाइनिंग बनी, उसे म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, आपके स्टमक को बचाता है। HCl जब ज़्यादा स्क्रीट हो जाता है तो कभी कभार आपने देखा होगा, जब आपने बड़ी देर से कुछ खाया नहीं होगा तो आपकी स्टमक में जलन पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको कुछ डाइजेस्ट करने के लिए नहीं मिल रहा होता, HCl की ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से आपके पेट में जलन पड़ना शुरू हो जाती है। क्लियर? और डाइजेस्टिव जूसेस क्या होती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस मैंने आपको पेप्सिन बताया, तो पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। क्या सिंपल फॉर्म है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रही है, अभी भी पार्शियली हो रही है। कंप्लीट डाइजेशन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, हमेशा याद रखना। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे पिक्चर देख लो ध्यान से, यहाँ पे बनाया गया है एसोफेगस, जिसे हमने क्या बोला था, खाना नीचे आएगा स्टमक में। ठीक है, तो ये एक पाइप बनाई गई है, ध्यान से देखो। इसके बाद स्टमक आ जाता है, स्टमक हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो स्टमक के ऊपर क्या है, लीवर है और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर है। अब ये दोनों क्या करते हैं, जूसेस को स्क्रीट करते हैं। दोनों नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है और लीवर जूस को स्क्रीट करता है। कौन सा जूस स्क्रीट करता है, ये भी पढ़ा होगा आपने पहले, बाइल जूस स्क्रीट करता है, बाइल सॉल्ट स्क्रीट करता है। अब क्या काम करते हैं ये इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपने देखी होगी, ये बड़ी ही ज़्यादा क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं ना, ऐसे लगता है उलझी हुई है बड़ी, है ना, क्वाइल फॉर्म में है। और इसकी जो लेंथ है वो हर एनिमल में वेरी करती है। जैसे कि अगर आप हर्बीवोरस एग्जांपल्स ले लो, हर्बीवोरस एनिमल्स की, काऊ वगैरह, बफलो वगैरह, तो इनमें जो है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। क्यों लॉन्ग होती है, क्योंकि उन एनिमल्स को सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, हम लोगों को सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो वो वाले हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स के, इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसकी प्रॉपर कोई लेंथ नहीं दी गई है क्योंकि ये वेरी करती है एनिमल्स में, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबी माना जाता है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, क्लियर। इट इज़ द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, इसमें पूरी तरीके से किस किस चीज़ों की डाइजेशन हो जाती है। देखो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैट्स, फिर क्या आता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, यही 3 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और हमें इन्हें ब्रेक डाउन करना होता है। तो ये सारे काम कौन करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ये अकेले काम नहीं कर सकता, इसको कुछ चाहिए, लिक्विड चाहिए जो इसको थोड़ा सा तोड़ सके। अभी भी कॉम्प्लेक्स, अभी भी इसको तोड़ने की ज़रूरत है। तो सोच लो कितना कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं, क्लियर। तो क्या होता है, जो लीवर होती है ये क्या करती है, बाइल जूस को स्क्रीट करती है और साथ ही साथ बाइल सॉल्ट को। अब आप बोलोगे हमने तो सॉल्ट पढ़े नहीं थे, हमने तो सिर्फ जूस ही पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो लीवर है ये तो आपको पता चल गया, ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट स्क्रीट करती है। लेकिन जो बाइल जूस है, ठीक है, जो आपने आपके खाना आया है स्टमक से, वो अब क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। अब आपको उसको पहले थोड़ा बेसिक करना पड़ेगा, और बेसिक कब होगा, जब बाइल जूस उसमें से, किस में से, लीवर में से स्क्रीट होगा। जैसे ही बाइल जूस लीवर से निकला तो वो क्या कर देगा, खाने को एल्कलाइन, एल्कलाइन तो एल्कलाइन बेस, ये तो पढ़ा है आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या होता है, ठीक है। तो वो उसको एल्कलाइन कर देगा। उसके बाद आता है बाइल सॉल्ट। अब बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये क्या करता है, बड़े बड़े आपके फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपने खाना खाया होता है उसमें फैट्स भी तो होता है, उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, क्लियर। लास्ट इसमें पैनक्रियाज का काम है, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया किसका, लीवर का तो पढ़ लिया, साथ में कौन था, उसके पैनक्रियाज भी थे। तो पैनक्रियाज का क्या काम है, देखो पैनक्रियाज क्या जूस क्रिएट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करते हैं। लेकिन करते कहाँ है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज दोनों अपने जूस क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब कंप्लीट डाइजेशन तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ ही होनी थी, वहीं पे होनी है, ठीक है। तो जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस को स्क्रीट करते हैं, और उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेज, क्लियर। जो ट्रिप्सिन है वो क्या करती है, प्रोटीन को पूरा अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो लाइपेज है ये क्या कर देगा, इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुए थे फैट्स, अब इसको ये बिल्कुल टोटली ब्रेक डाउन कर देगा, क्लियर। अब देखो लास्ट में जब सारा प्रोसीजर हो गया, सबने काम कर दिया अपना, स्टमक ने भी कर दिया, माउथ से स्टार्ट होता, माउथ ने भी कर दिया, ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज ला दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शुगर में कन्वर्ट हो गया खाना, जब आया एसोफेगस से नीचे स्टमक में पहुंचा, स्टमक में क्या हुआ, HCl हुआ, पेप्सिन एक्टिवेट हुई, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुए, म्यूकस ने लाइनिंग की थी और स्टमक को भी प्रोटेक्ट कर दिया। उसके बाद कहाँ पे आ गया खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपने पास तो कुछ था नहीं, तो उसने क्या कर दिया, सीधे लीवर से ले लिया बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, दोनों ने क्या का काम किया। फिर उसके बाद पैनक्रियाज थे, पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट किया, उसमें थी एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम पता चल गया, वो क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है, प्रॉपर ब्रेकडाउन करता है इमल्सिफाइड फैट की। इमल्सिफाइड फैट हमने पढ़ता, लार्ज ग्लोब्यूल थे, उसको हमने स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट किया। ये मैंने क्विक रीजन दे दी, ठीक है, जितना पढ़ा जल्दी जल्दी समझा दिया। इसके बाद लास्ट में आपको मिला क्या, देखो जो आपने कॉम्प्लेक्स खाना खाया था जिसे हम बोलते थे कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गए, तो आपको पता है आपको ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्लियर, ये बन गया, ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर आपने पढ़े थे प्रोटीन, है ना, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया आपके, ये भी आपने पढ़ लिया, किस में कन्वर्ट हुए, अमीनो एसिड में। ये दोनों टर्म्स तो आप पहले से सुनते आ रहे हो, लेकिन फैट्स आपने तो बिल्कुल नहीं सुना, है ना। तो फैट्स किस में कन्वर्ट हुए, फैट्स में डबल टी डाल दिया मैंने, ठीक है। तो फैट्स किस में कन्वर्ट हुए आपके, फैट्स आपके कन्वर्ट हुए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसका मतलब आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो गई, आपकी कंप्लीट डाइजेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आपका फूड जो था आपने खाया था कॉम्प्लेक्स, वो अब ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी भी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो सिर्फ डाइजेस्ट हुआ, अभी हमारी बॉडी को देना भी तो है ना ब्लड को, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ही ऐसी चीज़ है जो पूरा फ्लो होता है, वो कौन है, ब्लड है। तो ब्लड में जाएंगे, ब्लड तो सबके पास जाएगा ही, तो ऑटोमेटिकली सबको उसके जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा। क्या चाहिएगा, न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए होंगे, वो मिल जाएंगे। ये पिक्चर बनाइए स्मॉल इंटेस्टाइन की, बनाई नहीं है, ली है, देखो ध्यान से। स्मॉल इंटेस्टाइन जितना भी, यहाँ पे ब्लैक पेन से कर लेती हूँ, ठीक है। ये जितना भी मैंने ड्रॉ किया है ये सारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो कितनी ऐसे कॉइल ऐसे दिख रही है आपको, कॉइल से उलझी हुई सी है ना, कॉइल फॉर्म में है, देखो कितने से एरिया में कवर हुई है। और जिसको बाहर प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाली जितने भी ये वाला पार्ट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं,
लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसका क्या काम है, लेकिन इसको बोलते क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें अब एक बड़ी काम की चीज़ है जिसे विलाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एब्जॉर्प्शन होगी, जो न्यूट्रिएंट्स लिए अब उनको एब्जॉर्ब भी तो करेगा कौन, ब्लड करेगा। देखो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। आपको पता है छोटी 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 क्या होती है इसमें, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपने पढ़ी होगी। जैसे अगर ये मानो ट्यूब है तो उनमें कुछ इस टाइप की प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब ये क्या करती हैं, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, किसकी, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, ठीक है। विली भी बोल सकते हैं, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है आप इसे क्या बोलते हो। तो जो विली होती हैं ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो खाना आपने पचा लिया है अब उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है, तो वो कौन काम कर रहा है, अब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में विली कर रही है। क्लियर। The absorbed substances are transported by the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. This is called assimilation. अब क्या होता है, जो भी आपने खाना खाया उसमें से न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले लिए, तो ब्लड क्या करेगा, उनसे वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। फिर जिस जिस ऑर्गन को वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे उनको वो पहुंचाता जाएगा, ताकि क्या होगा, हमारी बॉडी को आगे फंक्शंस भी तो परफॉर्म करने हैं, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्लियर। ओके तो ये स्ट्रक्चर देखो, विलाई का या विली बोलो, इसका जो स्ट्रक्चर है देखो यहाँ पे कितनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ऐसे ऐसे करके। तो देखो अगर ये बिल्कुल प्लेन होती, अगर ये ट्यूब ऐसी होती तो देखो इतनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन होती थी, यहाँ पे नहीं हो पाती, इसलिए तो क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखो अगर इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें तो दिख भी नहीं रहा क्लियर। हाँ रुको मैं पेन चेंज करती हूँ, कौन सा पेन करूँ, ये वाला करती हूँ। क्लियर। अब देखो ब्लू कर लेते हैं, किस ब्लू फिर दिख जाएगा, चलो ये देख करके देखते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, हाँ दिख रहा है इसमें, ये जो एरिया जो बीच बीच में एरिया है, देखो कितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मिल गई है ब्लड को लेने के लिए ना, आराम से ब्लड ले लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि इसके पीछे क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आपको पता ही होगा ना, जो हमारी विलाई है इसके पीछे, यहाँ इसके पीछे क्या है, सिर्फ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो इसी से तो ब्लड लेगी ना फिर वो। अब देखो यहाँ से कितनी, अब खाना यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ, किसकी वजह से हो रही है, विली की वजह से हो रही है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो याद रखना ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। क्लियर। अब किसका काम आ गया, अब काम आ गया लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन अब जो खाना था उसको डाइजेस्ट कर दिया, जो मुश्किल वाला खतरनाक खाना था, ठीक है। अब पीछे क्या बचा, अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट अब नहीं हो सकता, जो जो लेना था उससे वो तो ले गई हमारी बॉडी। अब सारा काम छोड़ दिया लार्ज इंटेस्टाइन पे, भाई तू देख ले अब तूने क्या करना खाने का। अब ये क्या करेगा, द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में था वो खाना कहाँ पास हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या करती है, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन की पहले फोटो ही देख लो, एक काम करो, देखो ये आपका स्टमक था, ये आपका लीवर था, ये आपका गॉल ब्लैडर था, पैनक्रियाज नीचे आ गई, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ठीक है। अब ये जो बाहर से जो पूरा कवर करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रही लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अब देखो तो वाइडर है और शॉर्टर है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये क्या करती है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। अब न्यूट्रिएंट्स सारे तो ऊपर ले लिया, बचा क्या, खाने पानी भी तो लेना है ना, सॉल्ट और वाटर भी तो लेना है। तो ये क्या करती है, सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जितना भी सेमी वेस्ट होता है, ठीक है, वो कैसे बाहर निकलेगा आपकी बॉडी से, एनस के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस किसका आ गया, अभी तक माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन का। अब जो लास्ट बचेगा वो तो एनस का ही काम है, वो क्या करेगा, सिर्फ वेस्ट को निकालेगा आपकी बॉडी से बाहर, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके वेस्ट को स्टोर करके रखता है। कहाँ पे, आपका वेस्ट स्टोर कहाँ होता है एग्जैक्टली, सारा तो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सारी ब्लॉकेज नहीं हो जाएगी, एब्जॉर्ब भी करना, रखेगा भी वहाँ पे सारा आपका वेस्ट, नो, वो कहाँ पे स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है। और फिर जब आपको पॉटी आती है वो एनस से बाहर निकल जाता है। क्लियर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया, बात आ जाती है एनस की। एनस क्या करता है, फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम आपको एनस से वेस्ट को बाहर निकालना पड़ता है। अगर आपने वेस्ट अंदर रखा तो वो सड़ने शुरू हो जाएगा और आपको कोई ना कोई अंदर बीमारी बन जाएगी, इसलिए टाइम टू टाइम वॉशरूम जाया करो, ठीक है। दिस प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर। ओके तो इसी के साथ ये वाला जो आपका पार्ट है, जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है न्यूट्रिशन, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, फिर क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन। लेकिन इस सिर्फ ह्यूमन के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ेंगे, साथ ही साथ किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, प्लांट्स के रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं,
किसके बारे में? एक्सक्रीशन नो, ट्रांसपोर्टेशन नो, उससे पहले क्या था? रेस्पायरेशन। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्पायरेशन के, और साथ ही साथ किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो अब यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पार्ट्स देखे थे। स्टार्ट करेंगे माउथ से, ठीक है, साथ में आपको रिवाइज भी हो जाएगा और देखते जाना कौन सा पार्ट कहाँ पे लोकेटेड है। क्या स्टार्ट करेंगे माउथ से? माउथ में अपने खाना खाया, आपकी क्या है? सेलेवरी अमाइलेज, अमाइलेज, हाँ सेलेवरी अमाइलेज है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? आपके फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स खाना क्या था आपका? कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर स्टार्च ले लो या कार्बोहाइड्रेट्स ले लो। कार्बोहाइड्रेट्स ही कन्वर्ट हो जाते हैं सलाइवा के साथ मिलकर, और क्या दे रहे हैं आपको कन्वर्ट करके? शुगर। ठीक है, फिर वो खाना आपका कहाँ पहुँचे जाएगा? इसोफेगस के थ्रू, पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? स्टमक में पहुँचेगा। स्टमक में आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं जो इस पे एक्ट करती हैं। एक आ जाता है HCl, दूसरा आ जाता है पेप्सिन, और लास्ट में क्या था? म्यूकस था। क्लियर? ये सारे एक्ट करते हैं आपके इसमें। फिर उसके बाद क्या होता है? स्टमक के बाद थोड़ा सा काम हो गया, एसिडिक भी हो गया। इसके बाद ये किसके पास आ जाएंगे? यहाँ पे रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। फिर लीवर अपना काम कर देगा। लीवर क्या क्या देगा? बाइल जूस देगा। अगर क्लियर समझ नहीं आ रहा, मैं बोलते जा रही हूँ तो समझ लेना मैंने क्या लिखा है। ठीक है, बाइल जूस देगा, और साथ ही साथ क्या दे रहा है? बाइल सॉल्ट दे रहा है आपको। ठीक है, बाइल सॉल्ट भी आ गया, बाइल जूस भी आ गया। ये क्या करते हैं दोनों? आपको पता है क्या करते हैं? एक जो है अल्कलाइन मीडियम बनाता है, वो क्या है? बाइल जूस है। और सॉल्ट क्या करता है? फैट्स को थोड़ा सा तोड़ने में हेल्प करता है। क्लियर? लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद आ जाता है किसका? पैनक्रियाज, जो स्प्लिट करता था। 2 जूस थे, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, ऐसे समझ लेना। ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या क्या काम था ये भी मैंने बता दिया था। एक तो फैट्स को कर देता है कंप्लीटली डाइजेस्ट, दूसरा किसको कर रहा है? प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड में कंप्लीट डाइजेशन कर रहा है। इसके बाद क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना, अब नहीं अभी ये काम है विलाई। यहाँ पे खैर स्ट्रक्चर यहाँ विलाई दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंदर जाके होता है। पर याद रखना विलाई क्या करता है? जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स लिए होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करता है और ब्लड को दे देता है। ब्लड उसको सारी बॉडी में पहुँचा देता है। क्लियर? इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन आपके वेस्ट को, उसमें से यूरिन, वाटर, मिनरल सब कुछ निकाल लेता है। ठीक है, किडनी आगे प्यूरिफिकेशन का काम करता है, लेकिन यहाँ पे अभी उसका रोल नहीं है। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और वेस्ट को आगे किसके पास भेज रहा है? रैक्टम के पास। देखो यहाँ पे ये बना है रैक्टम, ठीक है, इसको मैं सर्कल कर रही हूँ। तो ये है स्टोरेज ऑफ फूड, जहाँ पे फूड नहीं बोल सकते, अब हम इसको सेमी वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो सेमी वेस्ट यहाँ पे स्टोर हो रहा है। और लास्ट में ये रहा एनस, यहाँ से क्या होगा? आपका वेस्ट जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक पार्ट बना हुआ जिसका नाम है अपेंडिक्स। ये देखो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है। देखो पहले जो ह्यूमंस थे, पहले मतलब अभी भी ह्यूमंस ही हैं, जो अर्ली थे, ठीक है, हम आदिवासी बोल सकते हैं, उनका अपेंडिक्स थोड़ा सा बड़ा था एज़ कम्पेयर टू आजकल के टाइम पे जो जनरेशन है इनके अपेंडिक्स को देखा जाए। क्यों? क्योंकि पहले के जो थे इंसान थे वो क्या करते थे? उनका जो सिस्टम था वो क्या कुछ भी खा लेते थे, उनको खाने का इतना पता। अब तो हम पूरा पका के खाते हैं, पूरा प्रॉपर खाना खाते हैं। उस टाइम पे वो कच्चा खाना भी खा लेते थे। तो उसके लिए मतलब मान लो वो सेलुलोज भी खा लेते थे उस टाइम पे, क्योंकि पता ही नहीं था खाना क्या खाना है। उस टाइम पे ये क्या करता था? उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता। लेकिन धीरे 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 ये किस में इंक्लूड हो गया? देखो ध्यान से सुनो, इसका काम क्या है, इतना ज़रूरी नहीं है इसका, यहाँ पे दिया नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में कि है क्या, लेकिन इसे समझने के लिए याद रखो कि जैसे आप कभी कभार बच्चे बड़े ज़्यादा मोमोज खा लेते हैं, से बड़ा फ्राइड खा लोगे, या फिर ऐसा चीज़ जो आपको डाइजेस्ट नहीं, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जैसे कि मैदा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? वो आपकी बॉडी में स्टोर होता रहता है। और ये क्या आता है? अपेंडिक्स का साइज़ जो आपको दिख रहा है ना इतना सा, जब आप ये वेस्ट खाते रहते हो ना, वेस्ट ही है ये मोमोज वगैरह, ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा आपकी बॉडी। कभी कभार फिर डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप प्रॉपर खाते रहोगे टाइम टू टाइम रेगुलरली, तो ये क्या करेगा? आपकी बॉडी को हार्म करेगा। तो ये इतना सा जो आपको दिख रहा है, इतना सा होगा ये। क्लियर? लेकिन जब आप वेस्ट खा रहे हो, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही, तो वो यहाँ जा रहा है और इसको क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। टाइम पे आपको पेन कर देगा, एक टाइम पे बर्स्ट हो जाएगा, तो इससे डेथ भी हो सकती है, या फिर डॉक्टर्स इसको रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, अपेंडिक्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा मतलब जो खा रहे हो वो हाइजीनिक खाओ, ठीक है, हेल्दी खाओ, ऐसे कुछ भी मत खाओ ताकि आपकी बॉडी को बाद में से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। क्लियर? तो अपेंडिक्स जो ये कौन सा ऑर्गन है? वेस्टिगल ऑर्गन्स है। वेस्टिगल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में जिनका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज़ खा लें तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक, इसी के साथ जितना हमने पढ़ा था ये आज हमने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर इस लेक्चर में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगी। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया होगा वो भी लिख सकते हो। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ओके बाय, मस्ती करो, अच्छे से पढ़ो, टेक केयर।